वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ में प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज मैं इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूं। जो जगह है आप मेरे पीछे अक़ब में देख सकते हैं कि ये वही मखदूश इमारत है, ये वही इमारत है जिसमें आग लगी है। गुल प्लाजा की बात कर रही हूं मैं, जिसकी आग जो है वो 36 घंटों के बाद बुझाई गई है। इतनी बड़ी आग के इस आग के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तीसरे दर्जे की आग से भी ज़्यादा थी। और आपको साथ में ये भी बताते चले कि ये आग जो है हफ्ते की जो रात है 10:15 पर ये आग लगना शुरू हुई थी। और जो ग्राउंड फ्लोर पर फूलों की प्लास्टिक के फूलों की जो दुकान थी उसमें ये आग लगना शुरू हुई थी। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये जो इमारत है आप देख रहे हैं मेरे अक़ब में, ये जो इमारत है गुल प्लाजा की इमारत मखदूश शुदा और अब जो है तबाही का शिकार है। ये कभी आबाद हुआ करती थी, ये कभी पुररौनक हुआ करती थी, ये कभी सामान से भरी हुई हुआ करती थी और कभी पुररौनक हुआ करती थी। लेकिन आज मलबे के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं है। इस वक्त आपको मैं ये भी बताते चलूं कि ये जो इमारत है इसमें जो एक बेसमेंट है, इसके ऊपर ग्राउंड है और मेज़ानाइन फ्लोर है और 3 मंजिला ये इमारत है। और ऊपर जो है वो गाड़ियां भी जो है रूफ टॉप पर जो है वो पार्किंग का भी इंतज़ाम था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो आपको ये बताते चले कि इस इमारत में कई सारे एग्ज़िट्स भी मौजूद थे। 4 से ज़्यादा या एग्ज़िट्स बताए जाते हैं जिनसे लोगों ने जो है वो बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जो बेसमेंट और ग्राउंड में मौजूद थे वो लोग निकल पाए। लेकिन इसके बाद भी अभी भी बताया जा रहा है कि कई अफराद ऐसे हैं जो इस इमारत के अंदर मौजूद हैं। अब तक अफसोसनाक हादसे में जो मरने वालों की तादाद है वो तकरीबन 30 से ज़ायद हो चुकी है। और जो अफराद लापता हैं उनकी जो तादाद बताई जाती है वो 73 से ज़्यादा बताई जाती है जो लापता अफराद हैं। जबकि इस ऑपरेशन को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के दौरान एक फायर ब्रिगेड का जो एहलकार है वो भी शहीद हुआ है अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए। अगर मेरे कैमरामैन मंसूर नसीर आपको दिखा सकें कि ये आप देख सकते हैं कि ये अभी भी फायर ब्रिगेड और स्नॉर्कल्स के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन जिस तरह से देखना ये चाहिए कि जितनी बड़ी ये आग लगी है, जितने बड़े दर्जे की ये आग लगी है, उस हिसाब से अगर देखें तो फायर ब्रिगेड या स्नॉर्कल्स की तादाद जो है वो इंतहाई कम दिखाई देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कूलिंग का अमल होने के बावजूद जो है वो धुआं उठ रहा है क्योंकि चीज़ें अंदर इतनी गर्म हो चुकी हैं। जो अंदर की इमारत है वो इतनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत से तप रही है कि जब उसको कूलिंग का अमल भी किया जा रहा है तो उसमें से धुआं उठ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये जो इमारत है वो पूरी स्याह पड़ गई है और इसके जो खिड़कियाँ हैं जो वो तमाम की तमाम टूट चुकी हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कोशिश की बाहर निकलने की। रेस्क्यू की टीमें भी जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 ने भी अपने काम को करने की कोशिश की। लेकिन नफरी की कमी के बायस से जो फायर ब्रिगेड का अमला है अगर उसकी बात कर लें तो नफरी की जो है वो इंतहाई कमी का सामना रहा। और आप ये देख सकते हैं, अब अगर मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेन्स लगी हुई हैं। मलबा उठाने का काम भी जो है वो उधर किया जा रहा है। ये भी इमारत का हिस्सा थी। ये जो आप मलबे का ढेर देख रहे हैं ये इमारत का हिस्सा था। ये इमारत थी जो ज़मींबोस हो गई है और इससे अब ये सिर्फ मलबे का ढेर नज़र आ रहा है। कभी ये 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी और अब इस मलबे को हटाने का काम शुरू किया जा रहा है, शुरू कर दिया गया है पहले से ही और मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर अभी कितने लोग दबे हुए हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो मलबे के हटाने का काम जो मशीनरी कर रही है उससे जो अंदर अगर दबे हुए लोग हैं तो उनको किस तरह रेस्क्यू किया जाएगा। मलबा तो हट रहा है साथ साथ, लेकिन इतनी हैवी मशीनरी का बोझ और जिस तरह से उस मशीनरी के ज़रिए से जो मलबा हटाया जा रहा है तो अगर कोई अंदर मौजूद हुआ तो उसकी बॉडी का क्या हाल होगा। या अगर कोई खुशकिस्मती से कोई अगर जो वहाँ पर मौजूद कोई ज़िंदा हुआ सलामत हुआ और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि कोई वहाँ पर जो लोग हों वो खैरो अगर मलबे के तले दबे हुए भी हैं तो वो खैरियत से हों और उनको आसानी से रेस्क्यू कर लिया जा सके। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो पूरी इमारत है वो आपके सामने है और इसमें अभी भी लोग जो है वो फंसे हुए हैं। अच्छा, अगर बात कर ली जाए कि आग बुझाने की जो सूरत हाल है ये इतनी बिगड़ कैसे गई, जो आग बुझाने का जो अमल है ये इतना तवील कैसे हो गया, तो इसमें आपको ये बताती चलूँ कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो इंतहाई इस बड़े शहर के लिए, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इंतहाई कम हैं। और इसका जवाब तो हमें मेयर कराची ही दे सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी कम क्यों हैं। और जो गाड़ियाँ थीं वो यहाँ पहुँची हैं और उसके पहुँचने में 1 घंटे की ताख़ीर हुई है। ताजिर ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं।
जी हाँ, ताजिरों ने ये बताया कि 55 मिनट की ताख़ीर के साथ जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। इसके अलावा हर 10 मिनट के बाद फायर जो ब्रिगेड है उसका पानी ख़त्म हो जाता था, यानी इतना पानी इतनी प्रेशर से पानी डाला जा रहा था, हर 10 से 15 मिनट बाद जो है वो फायर ब्रिगेड का जो पानी है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाता था और फायर ब्रिगेड को वापस जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। कहाँ जाना पड़ता था? जो हाइड्रेंट्स होते हैं, अगर हम कानूनी हाइड्रेंट्स की बात करें तो टोटल 7 कानूनी हाइड्रेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो भी सदर से इस जगह से 12 से 13 किलोमीटर दूर अगर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है और जाकर फिर पानी भरती है और पानी भर के यहाँ से वापस आती है, तो कराची की ट्रैफिक का निज़ाम तो किसी से ढका छुपा है नहीं, कराची की सड़कों का निज़ाम तो किसी से ढका छुपा है नहीं। तो फिर यहाँ से अगर फायर ब्रिगेड जाती है पानी भरने के लिए 12 से 13 किलोमीटर आगे जाती है और उसको वापस आना पड़ता है और इसमें 1 घंटे का अमल लग जाता है, ट्रैफिक जैम में फंसकर, ख़राब रोडों में फंसकर इस 1 घंटे का अमल लग जाता है। तो क्या ये जली हुई इमारत आपको नज़र नहीं आ रही? ये चीख कर बता रही है कि इसको बुझाने में ताख़ीर की गई है। इन्हीं सब हवालों से बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त हमारे साथ केडा के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है रिजवान इरफान साहब, उनसे बात करेंगे। रिजवान इरफान साहब, ये आग जो है वो देखते जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह पूरी बिल्डिंग को ये आग खा गई। आप लोग सब देखते रह गए लेकिन आग ने जो है वो अपना काम कर दिया। किसकी कोताही है? कहाँ पर आप समझते हैं कि ताजिरों के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, कोताही तो फिक्स करनी पड़ेगी किसकी कोताही है, लेकिन मैं आपको बता चलूँ फायर ब्रिगेड जो आई उनके पास चीज़ें मैसर नहीं थी, जो इक्विपमेंट होते हैं वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो बाहर से पानी मारते गए लेकिन अंदर जो आग वो बढ़ती गई। अगर उनके पास एक खुसूसी जो उनके होते हैं कपड़े वो पहन के जो है वो अंदर जाते, इसके अलावा उनके पास मास्क होते, उनका जो है उनके पास लैंप होते जो है वो जाके अंदर जो है उसको कंट्रोल कर सकते, लेकिन वो नहीं जा सके। एक हमारा जो है उसमें जो गए अंदर वो एक शहीद हो गया, उसमें फायर टेंडर, उसकी हम ताज़ियत करते हैं। अगर ये चीज़ें मौजूद होती तो ये बड़ा अच्छा काम हो जाता और ये जो आग जो बढ़ी है वो पूरी मार्केट को जिसने लपेट लिया है, तो ये चीज़ें नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि किस तरह जो है वो ये काम कर रही है। मैं आपको बता चलूँ, जो कमर्शियल मीटर जो हैं आपके यहाँ 5 लाख सार्फिन है, जिसको हम 750 रुपये KMC को देते हैं, 750 रुपये जो KMC को देते हैं, अगर 5 लाख सार्फिन अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 3 अरब 75 करोड़ रुपए जो है हम KMC को दे रहे हैं। KMC क्या कर रही है? KMC का तो काम है ना इनको वेल इक्विप करे, जो खुदा ना खास्ता जो इतने बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं इसको रोका जाके। अगर उनके पास ये चीज़ें मैसर होती तो ये चीज़ें जो है खुदा ना खास्ता इतना बड़ा वाक़या नहीं होता। मुर्तज़ा वहाब साहब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब से दरख्वास्त यही है, आएँ, लोगों की जो है बात पुरस करें, जो इन लोगों की कोताहियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करें और इसके अलावा जो लोग शहीद हो गए उनकी ताज़ियत करें और जो उनको रिलीफ़ कर सकते हैं जल्द से जल्द को रिलीफ़ करें, उनका कारोबार शुरू हो, क्योंकि ये तो सालों साल लगेंगे ये मार्केट बनने में। उनको कोशिश करें कि जल्द से जल्द कोई मुताबादल जगह दें, उनको कुछ मुआवजा दें ताकि वो अपना माल जो है लेके जो है कारोबार कर सके। अच्छा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने तो ये ऐलान किया है कि दुकानदारों के जो है माली नुकसान का फौरी तौर पर जो है वो अजाला किया जाएगा, बहाली का काम जो है वो उनकी किया जाएगा। तो आप उनके इस दावे से मुतमईन हैं और वो आप उम्मीद रखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इन तमाम दुकानदारों की जो दुकानें थी और जो माली नुकसान हुआ उसका अजाला सिंध हुकूमत कर पाएगी, क्योंकि वो ये ऐसा वादा करते हैं? देखिए, सिंध हुकूमत ने वादा किया है तो वादा पूरा होना चाहिए। अब तमाम ताजिर जो है मुत्तहद हैं, इस वादे की जो है वो पासदारी हम करवाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। उनको ये जो है ये काम करना होगा, क्योंकि रियासत है, वो रियासत की जिम्मेदारी है आवाम की हिफाजत करना, आवाम की जान माल की जो है उनकी जो है जिम्मेदारी है, उनकी जो है देखभाल करना। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये काम होगा, जो लोगों को नुकसान है उसकी भरपाई होगी, जो शहीद हो गए उनको मुआवजा दिया है, क्योंकि वो लोग बेचारे कारोबार करते थे, यहाँ रोज़ी रोटी कमाते थे अपनी फैमिली के लिए। तो हुकूमत को चाहिए कि जो फ़ौरन उस पर जो है काम करते हुए उनको मुआवजा दे ताकि वो लोग अपना जो है कारोबार जारी रख सकें। बिल्कुल। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपकी यूनियन है वो इस सिलसिले में जो ताजिरों की बहाली है उसमें अपना क्या किरदार अदा करेगी? देखिए, हमने अपनी मदद आपके तहत जो हमारी रीगल पे जो है हमारी मार्केट जली थी कुछ महीने पहले और 28 दुकानें जल गई थी, करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उस वक्त भी हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि हमारे साथ रिलीफ किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा है, इसमें तकरीबन कोई 65 के करीब जो है लोग लापता हैं और 22 से 26 जो है लाशें निकल चुकी हैं। तो इससे उससे बड़ा वाक़या आज तक कराची में नहीं हुआ।
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है फ़ौरन उसको रिलीव करके जो लोग यहाँ अंदर फंसे हुए उनको निकालें, क्योंकि यहाँ लोग हज़ारों की तादाद में बाहर खड़े हैं अपने प्यारों को देखने के लिए, ताकि उनको पता चले कि भाई आया वो ज़िंदा है या खुदा न खास्ता मर गए। तो हमारी दुआ यही है कि वो ज़िंदा सलामत हो। अल्लाह से दुआ यही है कि वो जो है सही सलामत यहाँ बाजियाब हों और जो है वो उनके जो है प्यारे उनको देख सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द रिलीव करके इनको क्लियर किया जाए इसमें। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब दो दफ़ा स्पॉट पर आ चुके हैं, इस जगह पर जाए वक़ुआ पर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची ने विज़िट किया है यहाँ पर, और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि सियासत को जो है वो इस वक्त दूर रखा जाए और जो अमली इक़दामात हैं उनको जो है वो मद्देनज़र रखा जाए। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे जो मौजूद थे उन्होंने मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी भी की थी गुज़िश्ता रोज़, और कहा था कि मेयर नामंजूर के नारे भी लगाए गए थे, क्योंकि बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है वो मुर्तज़ा वहाब साहब के कंधों पर आयद होती है। जबकि इसके अलावा अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें और मुराद अली शाह, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बात करें, तो उन्होंने बहुत अच्छे ऐलानात किए हैं कि जो दुकानदार हैं और जो इसमें नुकसान हुआ है, जिनका जो माली नुकसान जिन्होंने उठाया है और जानी नुकसान उठाया है, उसकी जो है वो भरपाई करेगी सिंध हुकूमत। और सिंध हुकूमत ने जो मरने वाले लवाहिकीन हैं उनको 1-1 करोड़ देने का ऐलान भी किया है। और जो हमारे साथ ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे साथ अभी केडा के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है रिजवान इरफान साहब, इन्होंने भी ये कहा है कि सिंध हुकूमत के जो इस चीज़ जो ऐलान है इसको वेलकम किया है, और कहा है मुर्तज़ा वहाब साहब से बल्कि दावा ये किया है कि वो आएँ, लोगों के घरों में जाएँ और उनसे ताज़ियत करें। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस वक्त आपकी नॉलेज के मुताबिक कितने जो दुकानदार हैं वो इसमें मुतासिर हुए हैं और कितनों का रोज़गार मुतासिर हुआ है, क्योंकि एक दुकान अगर किसी एक की होती है इसके अलावा 4 काम करने वाले भी होते हैं उसमें, तो जो अगर मजमूई तादाद देखी जाए तो कितनी होगी? तकरीबन आप समझ लें 1200 दुकानें जल के खासतर हुई कंप्लीट, और तकरीबन कोई 12 से लेके 14,000 के करीब लोग जो है बेरोज़गार हो गए। इसमें हर दुकान में 2-2, 3-3 लोग काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं ये लोग इतनी तादाद में जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, काफ़ी नुकसान है लोगों का। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन उस पर जो एक्शन लेते हुए उनको रोज़गार फराहम किया जाए ताकि वो अपने जो है रोज़ी रोटी कमा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ केडा के प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब मौजूद थे और मज़ीद भी हम इस पर बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी गुल प्लाजा आरिफ कादरी साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। उनकी भी दुकानें इस वक्त जो है वो गुल प्लाजा में मौजूद थी और वो जो कि नजर आतिश हो गई। आरिफ साहब बताइएगा कि कितनी आपकी यहाँ पे दुकानें थी और जिनको नुकसान पहुँचा और जो अब नजर आतिश हो चुकी हैं, और कितने का आपको माली नुकसान हो चुका है? मैं इस वक्त अपनी ज़ाती हैसियत में तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारा साझा एक गम है। यहाँ 1200 दुकानदार और 10,000 लोग इस वक्त जो है गमज़दा हैं, और शहादतें जो असल चीज़ है शहादतें उस पर हम बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। हमारे वो साथी, देरीना साथी जिनके साथ हम वक्त गुजारा करते थे, इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है। पल भर के अंदर सब कुछ उलट पलट हो गया, और जो कस्टमर्स आए थे हमें उनसे भी बहुत हमदर्दी है कि वो आए थे और वो भी ख़वातीन या बच्चे जिनकी भी शहादतें हुई हैं, हम उनके गम में भी बराबर के शरीक हैं। अब इज्तमाई जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी मतलब बहुत बड़ी एक वो है अमाउंट है जो भी है। पहले तो ये कोलैप्स हो गया पूरा, इस कोलैप्स हो गया। हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इसको तामीर नौ किया जाए। दूसरे नंबर पर जितने हमारे किराएदार या जितने भी दुकानदार थे उनका जो माल का नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, उसका तखमीना लगाया जाए, शफाफ कमेटी बनाई जाए ताजिरों पर। तो उन ताजिरों और चैम्बर और जो भी हैं इन सबको मिला करके एक शफाफ कमेटी बना के और फिर उस अमाउंट का डिसाइड करके उनकी हेल्प की जाए। फिर हमारा जो लेबर है वो इस वक्त बेरोज़गार हो गई है, वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग हैं, उनके पास वो गरीब थे तो यहाँ हमारे यहाँ काम करते थे, कोई 25,000 कोई 30,000, तो उनके अखराजात के लिए फ़ौरन कोई कंपनसेट होना चाहिए ताकि वो कुछ ठहर सकें, कुछ अर्सा इंतज़ार कर सकें। और जो शहादत आज उन्होंने वज़ीर आला ने ऐलान किया 1 करोड़ रुपए का शहीदों के लिए, तो वो ठीक है, उससे हम जो है वो करते हैं, खैर मकदम करते हैं इनका इस बात का। और दूसरा इनको ज़ख्मियों के लिए भी कोई ना कोई ऐलान करना चाहिए। अच्छा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फ़ौरी तौर पर जो है वो ऐलानात किए और उन्होंने कहा कि बस आने वाले कुछ ही दिनों में जो है वो इसका अजाला कर दिया जाएगा और इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इससे ताजिर बरादरी जो है और जो ताजिर बरादरी में अहम रहनुमा है वो मुतमईन नज़र आते हैं कि ये बहुत बर वक्त जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ये एक्शन लिया है और ये ऐलान किया है, और उम्मीद की जाती है कि वो ये वादा वफ़ा भी करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो मेयर कराची से जो लोग हैं वो नाला नज़र आते हैं और इस वक्त ज़रूरत है कि वो लोगों के
घरों पे पहुँचें और उनकी दादरसी करें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मेयर कराची ने किस हद तक ताउन का मुजाहरा किया है? देखिए, मेयर कराची को लोगों ने वोट दिया था, उनको इस सीट पर बिठाया लोगों ने वोट दे करके। उनका तो फ़र्ज़ बनता था कि वो इस गम के अंदर फौरी तौर पे पहुँचें। 24 घंटे बाद उनका पहुँचना बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया था। वो 24 मिनट में उनको आना चाहिए था। उनको यहाँ आकर के अपने इंतज़ामी मामलात देखने चाहिए थे। मुझे किसी ने बताया कि वो कराची में नहीं थे, तो वो कराची में नहीं थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होता कोई, वो आकर के इधर फौरी तौर पर जो है फायर ब्रिगेड का सिस्टम, पानी का सिस्टम उसको तेज़ करता। अगर ये शुरू में तेज़ हो जाता फायर ब्रिगेड का सिस्टम, तो हमारा इतना नुकसान ना होता। ये इसी वजह से नुकसान हुआ कि पानी नहीं था, इनके पास वाटर टैंकर नहीं थे, इस वजह से ही सारा नुकसान हुआ है। तो ये तो खुद इनको सोचना चाहिए कि ये इनको किस वक्त पहुंचना चाहिए था और कितनी जल्दी पहुंचना चाहिए था। अब जो हो गया, लेकिन अब हम आप वाली बात कि अब ये इनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ पर आएँ और लोगों के साथ दादरसी करें। बिल्कुल, मुर्तज़ा वहाब साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं सब कि वो आएँ यहाँ पर, लोगों की दादरसी करें और लोगों से पूछें, उनका हाल पूछें, और जो मरने वाले हैं, जो जाँ बहक होने वाले हैं, उनके लवाकिन के पास जाएँ और ताज़ियत करें। बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। सिंध हुकूमत के बारे में अगर बात करें तो सिंध हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। जो रेस्क्यू का अमला है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। सिंध हुकूमत ने माली तौर पर जितना भी अजाला हो सके उससे उसकी भरपाई करने का जो है वो वादा किया है। जी, इस वक्त DG रेस्क्यू 1122 हमारे साथ आबिद जलाल साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे ओवरऑल सिचुएशन पर कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो सिचुएशन है वो क्या है, और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। आबिद जलाल साहब, इस वक्त आप बताएंगे कि कल से अब तक जो है वो कितने फायर फाइटर्स जो है, ये फायर ब्रिगेड्स जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, कितने हमारे पास जो कराची के पास मौजूद थे और कितनों की कमी का सामना करना पड़ा? पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे प्रोग्राम में लिया। मैं इस वक्त चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जहाँ तक इस वक्त ऑपरेशन का ताल्लुक़ है, ये जैसे कॉल रिसीव हुई थी कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1122 के, तब से ऑपरेशन ये जारी है। फ़ौरन से टीम्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी और पहले दिन भी आप लोगों ने देखा तकरीबन कोई 22 के करीब फायर टेंडर्स थे पहले दिन जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया। 3 स्नॉर्कल्स थी और उसके साथ ये कंप्लीट ऑपरेशन जो है इस वक्त जिस मराइल में इस वक्त हम लोग हैं उसमें पूरी कोशिश हमारी इस वक्त फोकस हमारा यही है कि जो बॉडीज़ हैं यहाँ से वो रिकवर कर कर और उनको जल्द अज जल्द हैंड ओवर किया जाए। पहले दिन से डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस रहे, लेकिन क्योंकि इन चैलेंजेस में ही काम करना होता है और उन चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए आज हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं कि हम इस आहिस्ता आहिस्ता करके इस ऑपरेशन को क्लोज़ करने जा रहे हैं। आबिद साहब, आपने जिक्र किया चैलेंजेस का, तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि इब्तिदा से लेकर अब तक आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? हम अगर देखें तो अवेयरनेस की भी कमी नज़र आती है, लोगों का जम में गफ़ीर होता है, पुलिस एहलकार हमें नज़र नहीं आ रहे लोगों को हटाने के लिए कि ताकि रेस्क्यू का जो अमल है वो तेज़ी से हो सके। तो आप क्या समझते हैं कि किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा? देखें, पहले जो चैलेंजेस हैं ना उसमें फ़ायर सेफ्टी पे बात ज़रूर होनी चाहिए। अगर इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हों चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हों, वहाँ पर अगर फायर सेफ्टी के आलात प्रॉपर फंक्शनल हों तो शायद यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट हो। फायर सर्विस जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। जैसे ही हमें कॉल रिसीव हुई थी यहाँ पर हम जो है सर्विस ने रिस्पॉन्स किया था, लेकिन तब तक ये पूरी जो अपना बिल्डिंग थी ये प्रॉपर जो है उस वक्त इन्वॉल्व हो चुकी थी। इस पूरी जो है बिल्डिंग में आग फैल चुकी थी और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं मदद करने की जब इस वक्त रिस्पॉन्स हुआ, और ये अच्छी बात भी है, लेकिन वो एमरजेंसी सर्विसेज को हर्डल करती हैं कि वो टाइमली यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो प्रॉपर पहुँच, जो एक है ना कि रास्ता था वहाँ पर लोगों का बहुत जमे गफ़ीर था, उनको हटाना, गाड़ी पहुँचना, फिर जो फायर फाइटर उसके ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो इस क्राउड को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एटलीस्ट जब इमरजेंसी सर्विसेज पहुंच जाएं तो उनको जो है वो प्रॉपर काम करने दिया जाए, जैसे वो अपने टेक्निकल जो उनकी एक्सपर्टीज उससे काम करें, बजाय कि वो किसी प्रेशर में आकर किसी एक लिमिटेड जगह पे काम करें। अभी भी अगर आप देखें पीछे इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर आपको लोगों की तादाद का खुद अंदाज़ा हो रहा है, और ये आपके चैनल से लोग देख भी रहे होंगे कि कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एमरजेंसी सर्विस हो चाहे कोई भी इदारा, उनका मेन पर्पज़ यही होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आती है तो उसको टाइमली जो है वो रिस्पांस भी दें, उस चैलेंजेस को भी एड्रेस करें और उस ऑपरेशन को क्लोज़ भी करें। तो ये बहुत बड़ा सानिया है। इस तरह के जो सानियात को रोकथाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह की बिल्डिंग में जो बिल्डिंग्स के मालिकान हैं वो इंश्योर करें
सेफ्टी को इंश्योर करें, तो इस तरह के वाक़यात में बहुत कमी आपको नज़र आएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में जो मलबा पड़ा हुआ है, कभी ये इमारत हुआ करती थी। अगर आपसे 2 दिन पहले की बात करें तो ये मलबा नहीं, इमारत हुआ करती थी, 3 मंजिला इमारत थी ये, लेकिन अब मलबे का ढेर बन चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी काम जारी है, मलबे उठाने का काम जारी है। नहीं पता कि अंदर कितने लोग अभी भी दबे हुए हों, और खुदा करे कि कोई अंदर ना दबा हुआ हो, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। सुबह जो रात 10:15 बजे, हफ्ते की रात 10:15 बजे जो आग बुझाई गई थी, उसे 36 घंटे बाद जो है काबू पाया गया। अभी तक कूलिंग का अमल जारी है और मलबा उठाने का काम जारी है। बहुत सारे लोग जो रेलेवेंट थे, जो मुतालिका इदारों से ताल्लुक़ रखते थे, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। रबाब असद को प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।